आज हम लोग मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और बचे हुए कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त होगा। अब इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यह आपसे पूछ लिया गया। हमें समान ऊंचाई दोनों का समान है, दो बेलन दिया गया और उसका अनुपात दिया गया। इसका मतलब पहले बेलन का आयतन और बट्टा दूसरे बेलन का आयतन। और ये कितना दिया है? ये हमको दे रखा है 4:9 या आप इसको कह सकते हो 4/9। हमें यह पता है कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब पाई, अब दो बेलन है तो हमें सिर्फ यह कहा गया कि इसकी ऊंचाई समान है, त्रिज्या समान नहीं है। इसका मतलब एक के त्रिज्या को आप आर मान लो, पाई r1 स्क्वायर एच और बट्टा पाई आर स्क्वायर या r2 स्क्वायर एच आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा? 4/9 के। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आपने पहले बेलन के लिए भी एच रखा, दूसरे, क्योंकि हमें यह कहा गया कि समान ऊंचाई मतलब दोनों बेलन की ऊंचाई समान है, इसीलिए हमने पहले के लिए भी एच रखा और दूसरे के लिए भी एच का ही मान यूज किया। अब यहां से देखो कि पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना मिल गया? तो हमें मिल गया r1 और बट्टा r2 का होल स्क्वायर और ये बराबर हो गया किसके? 4/9 के। या आप इसको यहां से कह सकते हो हमें त्रिज्या का अनुपात कितना मिल गया? r1 बट्टा r2 हमें मिल गया √4/9 के। या इसको हम लोग कह सकते हैं 2 दूना 4 और 3/9, हमें त्रिज्या का अनुपात 2 और 3 मिल गया। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर ज्ञात करें तो हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई आर एच होता है। इसका मतलब r1h बट्टा 2 पाई आर एच, इसका मतलब r2h। ये दोनों बेलन का क्या आ गया? वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात मिल गया। अब देखो यहां से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो मिला कितना? r1 बट्टा r2। r1 कितना है? 2। r2 कितना है? 3। यहां से आपको कितना मिल गया? 2:3। अब 2:3 कहां दिया गया? यह हमको दिया गया विकल्प 1 में। इसका मतलब 20 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए पहले कि अनंत हल के लिए कंडीशंस क्या होते हैं। हमें यह पता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2 के हो जाए तो ऐसे कंडीशन में अनंत हल होते हैं। तो इसका मतलब पहले समीकरण में आ जाओ। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण आपको दिया गया x + 2y = 3 है, या आप इसको लिख सकते हो -3 = 0। यह आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 5x + ky और -15 और ये बराबर हो गया 0 के। इसको दूसरा समीकरण मान लो। अब देखो कि a1 कितना है? a1 हमें 1 के बराबर दिया गया। b1 कितना है? तो b1 हमें 2 के बराबर दिया गया। और c1 कितना है? c1 -3 के बराबर है। इसके बाद a2 5 के बराबर है, b2 k के बराबर है और c2 -15 के बराबर है। अब इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि abc किसको कहा जाता है। हम x के गुणांक को a1 मानते हैं, पहले समीकरण के लिए बात कर रहे हैं। y के गुणांक को b1 मानते हैं और कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको हम लोग c1 मानते हैं। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए ज्ञात करते हैं। अब हमें कहा गया कि अनंत हल के लिए, अब किसके लिए? अनंत हल। अगर हम बात करते हैं अनंत हल के लिए तो हमें यह पता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2 होता है। अब वैल्यू पुट करो। a1 के जगह पे कितना आएगा? तो a1 के जगह पे 1 आएगा और a2 के जगह पे 5 आएगा, बराबर b1 के जगह पे 2 आएगा और b2 के जगह पे k आएगा, बराबर c1 के जगह पे -3 और c2 के जगह पे
15 आएगा। अब एक चीज देखो, यहां से माइनस और माइनस कट गया, माइनस और माइनस कट गया। अब किसी दो को अब बराबर कर लो, जैसे कि अगर हम लोग 1/5 को बराबर करते हैं 2/k के साथ, क्रॉस गुना करेंगे, k को 1 से गुना करेंगे k, और यहां से 5 दूना कितना आ गया, 10 आ गया। यही आपका सही उत्तर होगा। अगर आप चाहो तो इस दोनों को भी लिख सकते हो। अगर इस दोनों को लेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यहां से भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे आप चेक कर सकते हो, 2/k बराबर आ जाएगा 3/15 के, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k बराबर 15 दूना 30, या k का मान निकालेंगे, k का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30/3। 3 एकम 3, 3 दहे 30, मतलब यहां से भी 10 आ गया। तो अब देखो कि k का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब अगर k का मान 10 रखा जाए तो दिए गए समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। तो k = 10, इट मीन्स ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है। तो ax² + bx + c = 0 होता है। अब हमको बस चेक कर लेना है। तो सबसे पहले आपको मूल रूप याद रखना है, क्या होता है। तो ax² + bx + c = 0 के होता है। यह द्विघात समीकरण का मूल रूप है। अब आपको चेक करना है कि इस पे कौन सा फिट बैठता है और कौन सा नहीं बैठता है। पहले की बात करते हैं। a + b का होल क्यूब दिया गया, इट मीन्स a³ + b³। अब जैसे ही देखो कि हमें a³ दिखाई दिया, अब ये a³ है, अब प्लस b³ + 3ab और इंटू a + b। ओके, और ये इस तरफ कितना दिया गया, x इंटू x² - 1। सॉल्व करो इसको। अभी हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको। यहां से x³ 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा, प्लस 3 दूना 6x, और गुना हो जाएगा x + 2 का, और बराबर x के x² को गुना करेंगे तो x³ और -x। अब देखो कि x³ यहां भी कट गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 अब प्लस 6x से x को गुना करेंगे 6x², 6x को 2 से गुना करेंगे 12x बराबर -x। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो 6x² + 12x, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का x, तो प्लस 13x और प्लस 8 = 0। अब गौर से देखो ax² + bx + c = 0 का फॉर्मेट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है वो द्विघात समीकरण है। बातें समझ में आ गई। अब दूसरा को चेक कर लेते हैं। दूसरा में क्या दे रखा है, तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुने x - 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो a² + 2ab कहने का मतलब 2x, और प्लस b² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर x, या आप इसको 2 को x से गुना करेंगे 2x, और 3 दूना 6। इसको हम लोग 2x से 2x तो कट जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा x² + 1 और प्लस 6 = 0, या आप कह सकते हो x² + 7 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x² + 0x और प्लस 7 = 0। अब देखो ये भी ax² + bx + c के फॉर्मेट में आ रहा है। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। दोनों चेक किए, दोनों द्विघात समीकरण आ गया। अब तीसरा को चेक करो। तीसरा में हमको दिया गया है x - 2 और गुने x + 1 बराबर 5 के। यहां से x से गुना हो जाएगा x + 1 का, -2 से गुना हो जाएगा x + 1 का, और ये बराबर 5 के आएगा। तो x से x को गुना करेंगे x² प्लस x 1 जा x -2x और प्लस 2 1 जा 2, और ये इक्वल आ जाएगा 5 के। यहां से भी ये x² -2x और प्लस x, तो -x और प्लस, अब 2 है और इस तरफ 5 आ जाएगा तो -5 हो आएगा, तो -5 और प्लस 2 तो -3, यहां से -3 आ गया बराबर 0। अब देखो ax² + bx + c ये भी फॉर्मेट में आ रहा है। मतलब अभी तक तीनों हमने चेक किया और तीनों जो है वो द्विघात समीकरण ही है। अब हम लोग चौथा को चेक कर लेते हैं। अब चौथा को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/x² है। अब x का पावर माइनस में चला जाएगा, और आप कभी भी x के पावर को माइनस में नहीं रख सकते। x का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये
कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो आपका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। या क्वेश्चन को ही हम लोग अगर डीपली पढ़ते ऑप्शन को तो बिल्कुल यहां देखते ही क्लियर हो रहा है ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि k के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान है। सबसे असमान मूल होते कब है? जब d बड़ा हो जाए 0 से, तो ऐसे कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि k के किस मान के लिए? तो यहां से देखो a कितना दिया गया, a हमको k के बराबर दिया है, b कितना है, b 4 के बराबर है, और c कितना है, c 1 के बराबर है। हमें यह पता है कि मूल वास्तविक और असमान होने के लिए d से 0 से। अब d का फॉर्मूला क्या होता है? हमें फॉर्मूला पता है d का b² - 4ac, और ये बड़ा हो जाएगा 0 से। अब सबका वैल्यू पुट करो। b² कहने का मतलब b कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 4 गुने a के जगह पे k है और c के जगह पे 1 है, और ये बड़ा होगा किससे, 0 से। तो इसको आप लिख सकते हो 4 का वर्ग करने पे 16 और -4 के, और ये बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। या आप इसको लिख सकते हो 16 बड़ा हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो 4 के, या 16/4 मतलब 4 बड़ा हो जाएगा किससे, k से। या आप कह सकते हो कि यहां से 4 बड़ा हो गया k से, या k छोटा हो गया 4 से। k क्या हो गया, तो छोटा हो गया 4 से। तो k छोटा हो गया 4 से कहां दिखाई दे रहा है, तो विकल्प 1 में। इसका मतलब 23 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। यहां पे आप एक लाइन समझो, अगर 4 बड़ा हो गया k से, इसका मतलब k छोटा हो गया 4 से। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सबसे पहले समझो आप कि अगर मूल समान होने की बात हो रही है, इसका मतलब d 0 के बराबर होगा, तभी मूल समान होगा। यहां से a के जगह पे a ही दिया गया, b के जगह पे b ही दिया गया, c के जगह पे c ही दिया गया, मतलब ax² + bx + c = 0 है। हमें यह पता है कि मूल समान होने के लिए कंडीशन यह है कि d 0 के बराबर होता है, और d का मतलब b² - 4ac, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और ये 0 के बराबर हो गया, मतलब b² बराबर हो गया किसके, 4ac के। अब देखो कि b² = 4ac, ये कहां दिया गया, तो b² = 4ac हमें विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 24 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको दिया गया कि यदि द्विघात समीकरण b - c(x² + c - ax और +a - b = 0 के है के मूल समान हो तो a + c बराबर व्हाट, मतलब a + c का वैल्यू आपसे पूछा गया। सबसे पहले आप यहां पे समझो कि अगर हम इसकी बात करें तो हमें यह पता है a कितना है, तो a हमें दे रखा है b - c के बराबर, और इसके बाद b कितना है, तो b हमें दिया गया है c - a के बराबर, और इसके बाद c कितना दिया गया है, c दिया गया a - b के बराबर। ओके, हमें क्या कहा गया कि मूल समान है। अब मूल कब समान होता है, जब विविक्त कर इट मींस d 0 के बराबर हो जाए। यहां से हम लोग कह सकते हैं, पहले आप इसको आप यहां से लिख सकते हो d, मूल कब समान होंगे, जब d जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब d 0 के बराबर आएगा कहने का मतलब d का फॉर्मूला b² - 4ac, यह आ जाएगा आपको b² और -4ac, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब b² कहने का मतलब b कितना है, तो c - a, तो c - a का होल स्क्वायर, -4ac कहने का मतलब 4 इंटू a के जगह पे b - c और c के जगह पे a - b, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ओके, यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें यह पता है c - a का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a - b के होल स्क्वायर का, तो a² - 2ab + b², तो a² कहने का मतलब c² -2ab कहने का मतलब 2 इंटू a इंटू c, तो 2ac, प्लस b² कहने का मतलब c², माइनस यहां से 4 रहने दो और इसको आप मल्टीप्लाई करो, b से a को मल्टीप्लाई करोगे ab, b से -b को मल्टीप्लाई करेंगे तो -b इंटू b, तो b², माइनस c से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -ac,
और माइनस माइनस प्लस, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आप कह सकते हो C² माइनस 2AC प्लस, यहां से कितना आ जाएगा, A² माइनस 2AB प्लस B² आ गया, यहां से कितना आ जाएगा, A² आ जाएगा, क्योंकि देखो A² माइनस 2AB मतलब 2AC और प्लस B² कहने का मतलब A²। यहां तक बातें क्लियर है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, A से B को मल्टीप्लाई किए AB, B से B को मल्टीप्लाई किए B², A से C को मल्टीप्लाई किए AC और B से C को मल्टीप्लाई किए BC, और ये 0 के बराबर आ गया। तो इसको आप लिख सकते हो C² माइनस 2AC और प्लस A², और ये माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में रहने दो। 4 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे 4AB माइनस 4 को B² से मल्टीप्लाई करेंगे 4B² माइनस 4 को AC से मल्टीप्लाई करेंगे 4AC प्लस 4 को BC से मल्टीप्लाई करेंगे 4BC, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां तक बातें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसको यहां से आप लिख सकते हो C² माइनस 2AC प्लस A²। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 4AB प्लस 4B² प्लस 4AC और माइनस 4BC, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, ब्रैकेट के बाहर माइनस दिख रहा है, जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, और ये बराबर हो गया 0 के। अब ये चीज यहां पे देखो कि किसी को जोड़ या घटाव कर सकते हो आप क्या? अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं C²। अब देखो माइनस 2AC और प्लस 4AC, मतलब इसको आप यहां से समझने की कोशिश करो कि एक ये टर्म रहा और दूसरा ये टर्म रहा, इस दोनों को जोड़ किया जा सकता है। इसका मतलब इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं C² माइनस 2AC और प्लस 4AC, तो मतलब कितना आ गया, ये आपको आ गया प्लस 2AC। और भी देखो कि किसी को जोड़ किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि A² यहां पे अकेला है, AB भी अकेला है, B² भी अकेला है और BC भी अकेला है। इसको आप ऐसे यहां पे डायरेक्ट लिख लो, जोड़ A² माइनस 4AB प्लस 4B² माइनस 4BC, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब इसको देखो आप यहां से C² है, 2AC है, अब प्लस A² है, इसको लिख लो आप C² प्लस 2AC और प्लस A², ओके। और यहां पे जोड़ 4B² माइनस 4AB माइनस 4BC, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब इसको आप समझो, तो ये कितना मिल गया आपको, तो यहां से C² प्लस 2AC प्लस A² जोड़ 4B² और माइनस 4AB और माइनस 4BC और बराबर 0 के है। हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, A प्लस बी के होल स्क्वायर के या A माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने का। तो एक चीज करो, यहां से इस लाइन को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे देखो कि आपको क्या दिख रहा है, A² दिख रहा है, 2AB दिख रहा है और B² दिख रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट यहां से आप लिख सकते हो A प्लस बी का होल स्क्वायर, और A के प्लेस पे यहां पे C है, यह आ जाएगा C और प्लस A का होल स्क्वायर। ये बातें तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कितना लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा प्लस, इसको अगर 2B का होल स्क्वायर लिखें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 2B का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और B² आ जाएगा, A² आ गया, B² आ गया। और इसमें से आप इसको लिख सकते हो माइनस 2 गुने 2B और गुने C प्लस A। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? यहां से देखो कि अगर हमने माइनस को कॉमन लिया, अगर यहां से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 2 और कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4B, और 4B को अगर C प्लस A से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस 4BC और प्लस माइनस माइनस 4
ए बी। तो बातें समझ में आ गई। अब ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, -2ab मिल गया। इसका मतलब ये आ गया आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए के प्लेस पे c प्लस ए और माइनस बी, यह आ जाएगा -2b का होल स्क्वायर और ये बराबर हो गया किसके? 0 के। या स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं c प्लस ए और -2b और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर 0 का करेंगे या 0 का जिसको हम लोग वर्गमूल कहेंगे तो वो 0 ही होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें c प्लस ए चाहिए। तो c प्लस ए बराबर किसके आ जाएगा? 2b के बराबर आ जाएगा। या आप इसी को अरेंज वे में लिख सकते हो a प्लस सी बराबर किसके आ गया? 2b के। अब यहां पे देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमें क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि a प्लस सी किसके बराबर है? तो 2b के बराबर है। कहां दिया गया? तो विकल्प 3 में। तो 25 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 के विवेचक हैं। विवेचक कहने का मतलब विविक्त कर या d। तो हम लोग d कैसे पता करते हैं? पहले हमें a पता है। a हमें क्या पता है? तो हमें यह पता है कि x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है। मतलब यहां से a आपको 3 के बराबर मिल गया। a हमें मिल गया 3 के बराबर, a बराबर 3। b कितना आ गया? तो b बराबर 2 और c बराबर कितना आ गया? तो -1। हमें विवेचक पूछा गया, विवेचक, या इसको हम लोग d कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, -4ac कहने का मतलब 4 गुने a के जगह पे 3 है और c के जगह पे -1 है। 2 का वर्ग करने पे 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से गुना करने पे 12 आएगा। 12 और 4 कितना आ गया? 16। तो विवेचक कितना आ गया? 16। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया के किस मान के लिए 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। अब हमें यह पता है कि मूल बराबर होने के लिए क्या होगा? d को 0 के बराबर होना होगा। यहां से d 0 के बराबर आएगा। तो पहले आप क्या करो? a पता कर लो। a कितना दिया गया? हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, a 4 के बराबर है। b कितना आ गया? तो b माइनस k के बराबर है और c कितना आ गया? c 16 के बराबर है। हमें क्या है? मूल बराबर होंगे। कब मूल बराबर होंगे? जब d 0 के बराबर हो जाए। मतलब d बराबर हो गया 0 के। विवेचक कहो या विविक्त कर कहो, d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से हम लोग कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac और यह बराबर हो जाएगा 0 के। अब b स्क्वायर कहने का मतलब b कितना है? तो -k है, तो -k का स्क्वायर। -4ac कहने का मतलब 4 गुने a के स्थान पे 4 है, c के स्थान पे 16 है और यह बराबर हो जाएगा 0 के। इसको आप लिख सकते हो -k का वर्ग करने पे +k का वर्ग आ जाएगा। यहां से आपको आ जाएगा k का स्क्वायर और माइनस 4 चौके 16, 16 16 256। यहां से कितना आ गया? 256 और बराबर 0 के आ गया। यहां से आप कह सकते हो कि k बराबर कितना आ गया? k बराबर आ गया, या k स्क्वायर बराबर इस तरफ आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा 256, या k बराबर कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा √256। अब हमें यह पता है कि 16 का वर्ग 256 होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा? +16 भी आ गया और -16 भी आ गया। तो +16 और -16 कहां दिया गया? यह दिया गया विकल्प 2 में। इसका मतलब 27 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तो हमें यह पता है कि अगर मूल समान होंगे इसका अर्थ यह हुआ कि विविक्त कर 0 के बराबर होगा। इसका मतलब d 0 के बराबर है। तो इसको आप यहां से लिख सकते हो। देखो a यहां पे किसके बराबर है? b के बराबर है, b यहां पे a के बराबर है और c के ही बराबर है, c के बराबर है। हमें यह पता है कि मूल समान होने के लिए d को 0 के बराबर करना है। तो d बराबर हो गया 0। फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर आ गया 0 के। अब b स्क्वायर कहने का मतलब b के प्लेस पे क्या है? a है, तो a स्क्वायर माइनस 4ac कहने का मतलब 4 गुने a के जगह पे b है और c के जगह पे c है और ये बराबर हो गया 0 के। तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर और -4 bc और ये बराबर हो गया 0 के। तो a स्क्वायर माइनस 4 bc
बराबर 0 कहां दिया गया? तो विकल्प 4 में। इसका मतलब 28 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है। मतलब आपसे 10वां पद पूछ लिया गया। कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से समझो। पहले हमें पहला पद, प्रथम पद, जिसको हम लोग ए कहते हैं, ए कितना दिया गया? तो प्रथम पद कह लो या ए कह लो, ये 54 के बराबर दिया गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में शारवंतर कहते हैं, शॉर्ट में डी लिखते हैं। डी कितना दिया गया? तो डी कैसे ज्ञात करते हैं? तो अगला पद से पिछला पद को माइनस करते हैं। मतलब 51 माइनस 54, ये -3 आ जाएगा। या आप 48 माइनस 51 करो तो भी -3 आ जाएगा। या आप 45 माइनस 48 करो तो भी -3 आ जाएगा। मतलब सार्व अंतर हमेशा समान रहता है समांतर श्रेणी में। तो ये डी आ गया -3 के बराबर। हमें चाहिए क्या? 10वां पद चाहिए। मतलब आपसे T10 पूछा गया और इसका फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले आपको Tn के बारे में जानकारी होनी चाहिए। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमें चाहिए क्या? 10वां पद मतलब T10। a के जगह पे 54 प्लस n मतलब 10वां, ये आ जाएगा 10 माइनस 1। और d के जगह पे कितना है? तो -3, यहां से -3 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 54 और प्लस 10 माइनस 1 9, यहां से आपको आ गया 9 गुने -3। तो 54 और प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27। और 54 में से 27 को घटाने पे कितना आएगा? 27 आएगा। इसका मतलब 27 कहां दिया गया? विकल्प 1 में। तो 29 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 AP में है तो p का मान है। मतलब p का मान पूछा गया। अब आपको यह पता होगा कि अगर AP में है इसका मतलब सबका कॉमन डिफरेंस समान होगा। अगर कॉमन डिफरेंस समान होगा इसका मतलब अगर द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करें या तृतीय पद में से द्वितीय पद को माइनस करें तो सभी समान हो जाएंगे। इसको आप यहां से लिख सकते हो 2p प्लस 1 और माइनस p प्लस 1। और ये समान किसके आ जाएगा? तो 4p माइनस 1 माइनस 2p और प्लस 1 के। ये बातें समझ में आई? यहां पे हमने क्या किया? द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस किया, द्वितीय पद को माइनस किए, सारवंतर आ गया। और हमें पता है कि अगर AP में दिया गया तो सारवंतर हमेशा समान होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2p प्लस 1 माइनस p और माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4p माइनस 1 माइनस 2p और माइनस 1। अब यहां से देखो 2p में से 1p माइनस जाएगा, p हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा बराबर 4p माइनस 2p, ये 2p आ जाएगा। और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस तरफ आएगा तो 2 प्लस में आ जाएगा और ये 2p माइनस p के बराबर हो जाएगा। या आप यहां से कह सकते हो p बराबर कितना आ गया? तो p 2 के बराबर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? p का मान ज्ञात करें। p का मान 2 आ गया। इट मींस विकल्प 2 सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा? मतलब हमें यह दिया गया, या तो आप कह लो हमें क्या दिया गया? 6ठा पद। तो किसी बुक में आपको A6 लिखा दिख सकता है या किसी बुक में आपको T6 लिखा हुआ दिख सकता है। यह कितना दिया गया? यह हमें दिया गया 13 के बराबर। अब हमें यह पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है या Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप इसको लिख सकते हो a प्लस 5d। और ये a प्लस 5d बराबर हो गया 13 के। इसको आप मान लो समीकरण 1। ओके, अब कहा गया कि 12वां पद 25 के बराबर है। इसका मतलब आप कह लो T12 ये हमें 25 के बराबर दिया गया और फॉर्मूला हमें पता है Tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 11d और ये बराबर आ जाएगा 25 के। ओके, इसको आप मान लो समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हल करो। अगर हल करते हैं हम लोग तो यहां से कितना आ जाएगा? इसको 11 से गुना कर लो और इसको 5 से गुना कर लो। ओके, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से 13 को a से गुना करेंगे 13 ये आ जाएगा और 13 को यहां से 11 से गुना करना है, यहां से 11 से गुना कर लो। तो 11 को a से गुना करेंगे
11a। 11 को 5 से गुना करेंगे 55, तो 55d बराबर 13 को 11 से गुना करेंगे तो 3, 3 1 4 और 1 143। 5 से a को गुना करेंगे 5a। 11 को 5 से गुना करेंगे 55d बराबर 25 को 5 से गुना करेंगे ये 125 आ जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन चेंज करेंगे माइनस करते वक्त, माइनस माइनस माइनस, ये 55d और 55d कट गया। 11a में से 5a गया तो ये आ जाएगा 6a और ये बराबर हो जाएगा 143 में से 125 घटाएंगे, 13 में से 5 घटेगा तो 8 और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1। यहां से a किसके बराबर आ गया? a आपको आ गया 18/6 के बराबर, या इसको आप कह सकते हो 6 कम 6, 6 3 18, a 3 के बराबर आ गया। अब a कह लो या a को ही हम लोग प्रथम पद कहते हैं, तो पहला पद हमसे पूछा गया तो ये कितना के बराबर आ गया? तो प्रथम पद हमें 3 के बराबर आ गया, मतलब विकल्प 2 सही होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। हमें क्या करना है? योग पता करना है, मतलब 1 से 100 तक। 1 + 2 + 3 और ये कहां तक होना चाहिए? ये आना चाहिए 100 तक। अब एक चीज बताओ, हमें इसका SN का फॉर्मूला पता होता है। यहां से देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a + l। एक फॉर्मूला ये हो गया n/2 इंटू a + l। इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। यहां से देखो कि n/2, अब n/2 कहने का मतलब 1 से 100 तक की जो सभी संख्या है, तो ये कितना आ गया? तो 100, 100/2 गुने a के जगह पे कितना है? a के जगह पे 1 दिया गया है और l के जगह पे कितना है? 100 है। इसको आप यहां से लिख सकते हो 100/2 गुने 101। 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो 0, 5 एकम 5, 5 0 0 और 5 एकम 5। इसका मतलब कितना आ गया? 5050। 5050 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब एक देखो, ये तो कोई इसके थ्रू बना सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। क्या होता है फॉर्मूला? हमें यह पता है कि SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये भी फॉर्मूला होता है SN का, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमें कितना का चाहिए? 100 का चाहिए। 1 से 100 तक टोटल n कितना हो गया? 100। यहां से आपको आ गया 100, 100/2। अब 2 गुने a। अब a कहने का मतलब प्रथम पद a कहलाता है और प्रथम पद 1 के बराबर है। यहां पे a के जगह पे आप 1 लिख लो, प्लस n-1 मतलब कितना आ जाएगा? 100 - 1 और d कितना आ जाएगा? तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करने पे d आएगा, या तृतीय पद में से द्वितीय पद को माइनस करने पे d आएगा। तो 2 - 1 करो तो ये कितना आ जाएगा? 1, या 3 - 2 करो तो 1 आ जाएगा, मतलब हमें d के स्थान पे 1 मिल गया। यहां तक बातें समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करो। यहां से आ जाएगा 2 एकम 2, 50 दूना 100, ये 50 आ गया, गुने 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 100 - 1 99 और 99 को 1 से गुना करने पे 99 ही आएगा। यहां से आपको आ गया 50 और गुने 99 अब प्लस 2 101 और 101 को 50 से गुना कर लो। 5 एकम 5, 5 0 0 और 5 एकम 5। यहां से भी देखो आपको कितना मिल गया? यहां से भी 5050 और यहां से भी 5050, तो सही उत्तर आपका 5050 मतलब विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। मतलब आपसे n पूछ लिया गया कि कितना है। सबसे पहले आप यह समझो कि हमें प्रथम पद पता है। प्रथम पद मतलब a कितना है? 1 के बराबर है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लो, जिसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो 4 - 1 करेंगे 3 आएगा, या 7 - 4 करेंगे तो 3 आएगा। और हमें n के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि n कितना है, लेकिन इतना हमें पता है कि हमें tn दे रखा है। tn कितना दिया गया? ये हमें 88 के बराबर दिया गया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है tn का, क्या होता है? a + n-1 इंटू d। अब ये चीज देखो कि tn के स्थान पे क्या है? 88 है, यहां से 88 रख लिए और ये बराबर हो जाएगा। a के जगह पे 1 है, जोड़ n के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, n-1
और डी के प्लेस पे कितना है 3 है, ये 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 88 माइनस 1 और ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुने 3 के। यहां से 88 माइनस 1 मतलब 87 और बट्टा में 3 लिख सकते हैं और ये बराबर हो जाएगा किसके, n माइनस 1 के। अब 29 या 87 होता है, यहां से कितना मिल गया 29 मिल गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 29 और इस तरफ देखो माइनस में है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस में आएगा। तो 29 प्लस 1 मतलब 30 आ गया। 30 कहां पे दिया गया, तो विकल्प 3 में, इसका मतलब 33 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा और हम लोग कह सकते हैं कि 30वां पद 88 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n बराबर है। इसका मतलब डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आपको एक और फॉर्मूला पता होगा n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला होता है किसका, Sn का। यहां से किस में दिया गया, तो विकल्प 3 में, मतलब 34 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि संख्याएं 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना है। अब आपको इतना पता होगा कि अगर समांतर श्रेणी में होगा मतलब सार्व अंतर समान होगा। और सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करें, मतलब इससे इसको माइनस करके देखो या इससे इसको माइनस करके देखो। हमें यह पता है कि अगर समांतर श्रेणी में है मतलब सार्व अंतर समान होगा। इसका मतलब आप इसको यह कह सकते हो 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो 6x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2 के। बातें समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये बराबर हो जाएगा 6x माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज होगा, माइनस 3x और माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से देखो 3x माइनस 2x x आएगा, 2 जोड़ 1 3 आएगा, बराबर हो जाएगा 6x माइनस 3x 3x आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 के बराबर होगा। इसको आप यहां से लिख सकते हो 3 और इस तरफ माइनस में 3 है, इस तरफ उठा के लाएंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा और ये 3x है और इस तरफ उठा के लाएंगे तो माइनस में x आएगा। या आप इसको लिख सकते हो 3 और 3 6 और ये बराबर हो जाएगा 3x माइनस x मतलब 2x के। या आप x बराबर लिख सकते हो, ये आ जाएगा कितना 6/2, 2 एकम 2 2 तिया 6 मतलब x 3 के बराबर आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि x का मान ज्ञात करें, तो x का मान 3 आ गया, मतलब 35 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है, मतलब आपसे 10वां पद पूछ लिया गया। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो हमें प्रथम पद पता है। प्रथम पद कितना दिया गया है, यहां पे a कह लो, ये a 5 के बराबर दिया गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, अगले पद से पिछले पद को माइनस करके, मतलब d बराबर आ गया 8 माइनस 5 मतलब 3। ओके, अब हमें n कितना है ये नहीं पता है और हमें 10वां पद चाहिए, मतलब t10 चाहिए। अब t10 चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये आ जाएगा a प्लस 9d। अब इसको आप a के प्लेस पे कितना लिख सकते हो 5 और 9d कहने का मतलब 9 गुने 3, या आप इसको लिख सकते हो 5 प्लस 9 तिया 27, 27 है 5 32, मतलब ये कितना आ गया 32 के बराबर आ गया। 32 कहां दिया गया, तो विकल्प 1 में, तो 36 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC, A, B और C। हमें एक भुजा दिया गया 2a। हमें यह पता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, मतलब तीनों भुजा बराबर होते हैं। ये 2a का रहा, ये भी 2a का होगा और ये भी 2a का होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, आप ऊंचाई ज्ञात करो। हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता है √3/2 और गुने भुजा होता है, भुजा, ये इसका फॉर्मूला है, आप याद कर लो।
समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का। यहां से आपको आ गया √3/2 और भुजा के स्थान पे क्या है मान, तो 2a है। तो 2 से 2 को आप काट लो, यहां से कितना आ जाएगा, √3a आ गया। √3a कहां दिया गया, तो विकल्प 2 में। इसका मतलब 37 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है, तो पूछा गया कि इसमें से कौन सा दो त्रिभुज समरूप होगा। कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे इसका मतलब वो क्या होगा, इक्यू एंगुलर होगा, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समान होंगे। तो क्या क्लियर हो रहा है, इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि कोण A कोण P के बराबर आएगा। अब देखो कि AP कहां बराबर दिख रहा है, तो AP यहां बराबर दिख रहा है, कोण A कोण P के बराबर है, यहां तक क्लियर है। अब कोण B कोण Q के बराबर आएगा। अब देखो कि कोण B और कोण Q ऑर्डर में कहां समान दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, कोण B और कोण Q समान दिख रहा है। अब कोण C कोण R के बराबर हो जाएगा, मतलब कोण C कोण R, यहां से देखो कोण C और यहां पे भी आपको कोण R दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, मतलब आपका विकल्प D सही हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। इसको आपने सिद्ध कर रखा होगा या तो एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में। तो वो समानांतर चतुर्भुज किस तरह का होता है, समचतुर्भुज होता है। यहां से सही उत्तर क्या होगा, तो विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब आपने प्रमेय पढ़ रखा होगा, क्या, तो प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुज की अगर संगत भुजाओं का अनुपात हमें पता है तो उसका क्षेत्रफल हमें पता है कि दो संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहां पे संगत भुजा कितना है, तो 3 और 5 है, तो उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर और बट्टा कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा, 5 का वर्ग करने पे 25 आएगा, या आप इसी को कह सकते हो 9:25। अब 9:25 देखो कहां दिया गया, तो विकल्प 1 में, मतलब 40 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC के है और AD बट्टा DB बराबर 3/5 है और AC 5.6 सेंटीमीटर है, तो AE का मान ज्ञात करना है। पहले फिगर के थ्रू समझो, हमें क्या कहा गया कि एक त्रिभुज ABC है, हम लोग मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है, A, B और C। आगे क्या कहा गया, जिसमें DE BC के समांतर है, मान लेते हैं कि ये DE रहा और ये BC के समांतर है, ठीक है। अब कहा गया कि AD बट्टा DB ये कितना है, तो AD 3 दिया गया है और DB हमें 5 दिया गया है, ठीक है। और AC कितना है, तो AC हमें दिया गया है 5.6 का, इसका मतलब ये टोटल हमें दिया गया है 5.6 के बराबर, 5.6 सेंटीमीटर। अब इसको समझो, सबसे पहले आपको यहां पे थेल्स प्रमेय याद होगा कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है, यहां पे देखो तीसरी भुजा BC के समानांतर एक D खींची गई है, तो इसका मतलब ये इसका अनुपात समान हो जाता है। तो यहां से आप कह सकते हो AD और बट्टा AB ये बराबर हो जाएगा किसके, तो AE और बट्टा AC के। अब देखो कि AD कितना दिया गया, 3, और AB अगर ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो AD प्लस DB, यह आ जाएगा AD और प्लस DB बराबर AE कितना है, ये तो हमें कोई जानकारी नहीं है, AE को AE ही रहने दो। और AC, ये AC हमें दे रखा है 5.6 आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो 3 बट्टा AD 3 दिया गया और DB 5 दिया गया, और ये बराबर हो जाएगा AE बट्टा 5.6 के। सॉल्व कर लेते हैं, यहां से आपको आ जाएगा 3 बट्टा 5 3 8 और बराबर हो जाएगा AE
या इसको 5.6 है, तो इसको आप गुना में लिख लो यहां पे, ये कितना आ जाएगा, तो गुने 5.6। अब 8 कम 8 8 7 56 0.7, यहां से ए किसके बराबर आ गया, ए हमें बराबर आ गया 7 या 21 मतलब 2.1 सेंटीमीटर के। तो 2.1 सेंटीमीटर कहां दिया गया, तो विकल्प 4 में, मतलब 41 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरी कोण के बराबर है, यदि दो कोण का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। अब देखो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से बना लेंगे, बनाने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। क्या कहा गया कि दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। यहां पे देखो 60 और 30 को जोड़ो 90 आया, अब तीसरा कोण भी कितना है 90 है, तो दो कोण का योग तीसरे के बराबर मिल गया। आगे कहा गया कि दो कोण का अंतर 30 है, यहां पे देखो 60 माइनस 30 करेंगे 30 आएगा, 90 माइनस 60 करेंगे 30 आएगा। बातें समझ में आ रही है, तो अंतर भी कितना का मिल गया 30 का, इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है।